नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य अरुण के पास गया। उसने अरुण से कहा, भाई, क्या आप आपके लिए असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं? अरुण ने कहा, मेरा काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं असिस्टेंट ढूंढ रहा हूं। आदित्य ने कहा, आप एक काम करो, आप मुझे ही अपना असिस्टेंट बना लो। अरुण ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं बनाना चाहता। असिस्टेंट को बहुत काम होता है और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। आदित्य ने अपना दिमाग चलाया और कहा, भाई देखो ना, अब तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है। मैं दूसरे के हाथ के नीचे काम करने से अच्छा है मैं आपके नीचे काम कर लूं, मुझे बहुत सीखने को मिलेगा। अरुण ने कहा, तुम्हें किसी के हाथ के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक कंपनी खरीद ली है, तुम वहां जाकर काम करोगे। आदित्य ने कहा, नहीं भाई, मुझे इतनी बड़ी कंपनी संभालने की एक्सपीरियंस नहीं है। प्लीज मुझे आप आपका असिस्टेंट बना लो। मैं धीरे धीरे आपके हाथ के नीचे सीख जाऊंगा, तब आप मुझे दे दो वो कंपनी संभालने के लिए। अरुण ने कहा, मैं तुम्हें सिखाने के लिए कोई भेजता हूं, वह तुम्हें सिखाएगा क्या करना है और कैसे करना है। आदित्य ने कहा, नहीं भाई, मुझे आपसे सीखना है, आप ही मुझे सिखाओगे, मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। अरुण ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर तुम मेरा असिस्टेंट नहीं बनोगे। तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे और मैं जो भी बताऊंगा, जैसे भी कहूंगा, तुम वैसे करोगे। आदित्य ने देखा कि अरुण नहीं मान रहा। उसे असिस्टेंट बनाने के लिए उसने अपना दिमाग चलाया और एक नया आइडिया निकाला। आदित्य ने कहा, भाई, आप ही ना मुझे अपना असिस्टेंट बना लो, इसमें आपका फायदा है। जो भी सीक्रेट होगा वह हम दोनों के अलावा कोई नहीं जान पाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरुण नहीं माना। अरुण ने कहा, तुम्हें मेरा असिस्टेंट ही क्यों बनना है? मैं तो तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं मैं, फिर भी तुम क्यों रट लगा रहे हो? मुझे असिस्टेंट बना लो। आदित्य ने कहा, भाई, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा ना, तो मैं आज मांग रहा हूं, मुझे आपका असिस्टेंट बना लो। आप इतना नहीं कर सकते। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, इस बार मांग रहा हूं, आपको देना ही पड़ेगा। अरुण ने आदित्य के सामने हार मान ली और उसे कहा, ठीक है, कल से तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। और मैनेजर से कहा, जो लोग असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आए हैं उन्हें घर भेज दो, मुझे मेरा असिस्टेंट मिल गया है। इस तरह से अरुण को उसका असिस्टेंट मिल गया। आदित्य अरुण के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। आदित्य और अरुण ने दोनों ने मिलकर खाना खत्म कर लिया। खाना खत्म होने के बाद आदित्य ने अरुण को आगे उन्हें कौन सा काम करना है यह बताया। अरुण और आदित्य फिर से अपने काम में बिजी हो गए। यहां खुशी आनंद के फोन का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में उसका इंतजार खत्म हो गया और आनंद ने उसे कॉल करा। आनंद ने उससे कहा, मैं अभी हॉस्पिटल से जाकर आया हूं, कल तुम्हारे मां की सर्जरी होने वाली है, वो अभी ठीक है। सर्जरी होने के बाद ही पता चलेगा उनकी तबीयत के बारे में। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपडेट देता रहूंगा। खुशी ने आनंद से कहा, तुम नहीं होते तो मुझे कौन बताता वहां क्या चल रहा है। तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने पता करके बताया। आनंद ने कहा, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। पहले तो कहती हो कि तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो और अब कहती हो शुक्रिया। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। जब भी तुम वापस आओगी मुझे ट्रीट चाहिए। खजुशी ने कहा, तुमने काम ही ऐसा किया है, मैं जरूर ट्रीट दूंगी। तुम जो चाहे वह खा सकते हो। अब मैं कॉल रखती हूं, मुझे सोना है, नींद पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर खगुशी ने कॉल रख दिया। अब दोपहर के करीब 2:30 बजे थे। खगुशी ने सोचा, 1 घंटा में आराम कर लेती हूं, फिर मुझे आगे की प्रिपरेशन करनी होगी, इसके लिए मुझे वक्त चाहिए। इतना कहकर वह बेड पर जाकर सो गई। 4 बजे के करीब खुशी की नींद खुल गई। खुशी नींद से उठ गई और जाकर फ्रेश हो गई। उसने खुद के लिए कमरे में ही कॉफी बनाई और कॉफी पीते पीते अपना फेवरेट बुक पढ़ने लगी। खुशी को बुक पढ़ते वक्त चाय या कॉफी दोनों में से एक चाहिए था। खुशी कॉफी पीते पीते बुक्स पढ़ने लगी। उसे पढ़ते पढ़ते 1 घंटा हो गया। उसे अब एक जगह बैठकर बोर हो रहा था। खुशी को यह हवेली बहुत पसंद आई थी। वह पूरी हवेली को देखना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अकेले ही पूरी हवेली घूमे। हवेली इतनी बड़ी थी कि वह खो सकती थी। खुशी अपने कमरे से बाहर आ गई और कमरे के बाहर
इस कोने से उस कोने तक घूमने लगी खुशी। जिस फ्लोर पर थी उस फ्लोर पर सिर्फ अरुण और खुशी का कमरा था। उसके अलावा वहां अरुण का स्टडी रूम था। खुशी को ऐसे चक्कर लगाते हुए आदित्य ने देख लिया। उसने तो सोच ही लिया, यह पागल है क्या, ऐसे कोई चक्कर लगाता है। आदित्य कुछ बुड़बुड़ाया, इसलिए अरुण ने उसकी तरफ देखा। अरुण ने देखा कि आदित्य बाहर देख रहा है। अरुण की नजर बाहर गई। उसे बाहर खुशी यहां से वहां टहलते हुए दिखाई दी। वह भी बस उसे ही देखता रहा। उसने खुद को जल्दी से संभाल लिया और आदित्य से कहा, लगता है वह तुम्हें बहुत पसंद आ गई है, इसलिए तुम इतना घूर रहे हो। आदित्य ने कहा, भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसे देख रहा था, वह हरकत ही ऐसी कर रही थी। पर वैसे है तो बहुत खूबसूरत, क्या मैं आपके लिए इसे पटा लूं? अरुण ने गुस्से से आदित्य को देखा। आदित्य ने कहा, मैं बस मजाक कर रहा था। अरुण ने कहा, ये यहां ऐसे क्यों घूम रही है? आदित्य ने कहा, शायद ऐसे ही घूम रही होगी। अरुण ने कहा, उसे कहो अपने कमरे में जाकर घूमे, यहां हमें डिस्टर्ब हो रहा है। आदित्य ने कहा, मैं जाकर अभी बताता हूं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। आदित्य बाहर आ गया। उसने देखा खुशी यहां से वहां घूम रही थी। आदित्य ने खुशी से कहा, आप आपके कमरे में जाकर घूमिए, हमें यहां डिस्टर्ब हो रहा है। खुशी ने उसे देखा और कहा, मैं बस यहां घूम रही थी, मेरे घूमने से भले आप लोग कैसे डिस्टर्ब हो गए? आदित्य ने कहा, आप जहां घूम रही हो वह हमारे स्टडी रूम का एरिया है और स्टडी रूम से बाहर का सब दिखता है, इसीलिए हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। खुशी आदित्य की बात सुनकर थोड़ा डर गई। खुशी ने बहुत सारी अजीब सी हरकतें की थीं। खुशी ने आदित्य से थोड़ा डरते हुए कहा, आप मुझे कब से देख रहे, कब से? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, म्याम, पिछले आधे घंटे से। खुशी ने डरते हुए कहा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अगली बार मैं यहां टहलने नहीं आऊंगी। इतना कहकर खुशी वहां से अपने कमरे में चले गई। खुशी को ऐसे जाते हुए देखकर आदित्य को बहुत हंसी आ रही थी। आदित्य ने खुद से कहा, कितनी पागल लड़की है, इतनी सी बात से डरकर भाग गई। आदित्य फिर से स्टडी रूम में चला गया। अरुण उसका वेट कर रहा था। जब आदित्य अंदर चला गया, अरुण से गुस्से से देख रहा था। आदित्य ने कहा, क्या हुआ भाई, आप मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं? अरुण ने कहा, कितनी देर से गए हो तुम, उसे एक बात बताने के लिए इतनी देर लगती है क्या? ऐसी क्या बात कर रहे थे उससे जो तुम्हें इतना टाइम लगा? आदित्य ने कहा, वह मुझसे पूछ रही थी आप लोग मुझे कब से देख रहे हो। मैंने उसे कहा, हम तुम्हें पिछले आधे घंटे से देख रहे हैं। उसका मुंह देखने लायक हो गया था। इतना कहकर आदित्य जोर जोर से हंसने लगा। अरुण ने कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे झूठ बोलने की? क्या पता अब वह हमारे बारे में क्या सोचेगी? आदित्य ने कहा, भाई आप फिक्र मत करो, वह हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच सकती। उसकी शक्ल आपने नहीं देखी, आप देखते तो आप भी हंस पड़ते। उसके चेहरे पर 12 बजे थे। वह तो यही सोच रही होगी कि हमने क्या क्या देखा और क्या सोचा होगा उसके बारे में। इतना कहकर आदित्य फिर से हंसने लगा। अरुण ने कहा, अब बस करो और अपना काम कर लो, बहुत काम पेंडिंग है, वह आकर नहीं करेगी। आदित्य ने बड़ी मुश्किल से आपने हंसी दबाई और हां मैं जवाब दिया और अपना काम करने लगा। यहां खुशी अपने कमरे में आकर सोचने लगी उसने क्या क्या हरकत की थी। वह हर एक बात सोचने लगी जब से वह वहां गई थी। जब उसने सब बात सोच ली तब वह थोड़ा रिलैक्स हो गई, क्योंकि उसने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की थी, वह बस यहां से वहां घूम रही थी। खुशी रिलैक्स हो गई। उसने अपनी किताब उठाई और बालकनी में जाकर पढ़ने लगी। खुशी को बुक पढ़ते पढ़ते रात के 7:30 गए। उसने घड़ी में टाइम देखा और अपनी बुक बंद कर ली। उसने अपने बुक को अच्छे से बुक शेल्फ में रख दिया। वह जाकर थोड़ा फ्रेश हो गई और नीचे डिनर के लिए चली गई। वह आज लेट नहीं होना चाहती थी, नहीं तो कल की तरह उसे भूखा रहना पड़ता। खुशी नीचे डाइनिंग एरिया में चली गई। अभी भी खाना लगने में 10 में बाकी थे। एक के बाद एक सब लोग आ रहे थे। सबसे पहले खुशी गई थी। खुशी को वहां देखकर मुस्कुराए। खुशी ने भी सबको मुस्कुराते हुए देखा। सब लोग डाइनिंग एरिया में आ चुके थे। अरुण और आदित्य भी डाइनिंग एरिया में आ गए थे। जैसे ही 8 बज गए, शेफ ने खाना सर्व करना शुरू कर दिया। आज जापानीज खाना बना था। हर दिन अलग कंट्री का खाना बनता था। जिसे खाना पसंद नहीं आएगा उसके लिए दाल चावल और सब्जी बनी रहती थी। खुशी ने अपने सामने जापानीज खाना सर्व होते हुए देखा। खुशी ने आज तक जापानीज खाना ट्राई नहीं किया था। खुशी को उन लोगों ने जापानीज खाना सर्व किया।
खुशी ने अपने सामने इतना सारा जापानीज खाना देखा। उसे समझ नहीं आया किसके साथ क्या खाना है और कैसे खाना है। वो बस खाने को देखती रही। खुशी ने देखा सब लोगों के प्लेट में खाना लग चुका है और सब लोग खाना खा रहे हैं। खुशी के तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खाएं। अरुण कब से खुशी को नोटिस कर रहा था। उसने देखा कि वह खाना नहीं खा रही। अरुण ने आदित्य को इशारा किया। आदित्य समझ गया। आदित्य ने खुशी से कहा, अगर आपको खाना पसंद नहीं है तो आप दूसरा खाना खा सकती हैं। आदित्य ने इशारे से एक मैड को दाल चावल और सब्जी लाने के लिए कहा। कुछ ही देर में वो मैड दाल चावल और सब्जी लेकर आ गई। खुशी ने अपनी जापानीज प्लेन साइड में की और एक प्लेट में दाल चावल निकालकर खाने लगी। खुशी ने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया था। आदित्य ने खुशी से कहा, आप दाल चावल खाने के बाद थोड़ा जापानीज खाना ट्राई करके भी देख सकती हो। शायद आपको पसंद आ जाए तो आप वो भी खा सकती हो। आदित्य के बात पर खुशी ने अपना सिर हिलाया। खुशी ने पहले अपना दाल चावल खत्म कर लिया। दाल चावल खाने के बाद खुशी ने अपने सामने जापानीज खाने की प्लेट रखी। खुशी प्लेट में से हर खाना ट्राई कर रही थी। अरुण और आदित्य उसे ही देख रहे थे। आदित्य को तो खुशी को ऐसे खाते हुए देखकर बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी को बहुत कंट्रोल कर रखा था। वह बेटे बाकी लोगों को भी हंसी आ रही थी। उन्होंने भी अपनी हंसी को कंट्रोल कर रखा था क्योंकि सामने अरुण बैठा था। खुशी ने जैसे तैसे करके कुछ चीजें टेस्ट कर ली। उसने किसी के भी साथ किसी का भी कॉम्बिनेशन करके खाया था। उसे किसी भी डिश की टेस्ट अच्छे से नहीं मिली थी। आदित्य ने खुशी से कहा, आपको कैसे लगा जापानीज खाना? खुशी ने कहा, बहुत अच्छा था। आदित्य ने कहा, आप अगली बार यही खाना खाइए। खुशी ने तो बस फॉर्मेलिटी के लिए खाया था और कहा था कि अच्छा है। उसे क्या पता था कि आदित्य उसे अगली बार यही खाना खाने के लिए कहेगा। खुशी ने बस हाँ मैं अपनी गर्दन हिलाई। सब लोगों ने खाना खत्म कर लिया था। सब अपने अपने कमरे में चले गए। वहां कोई एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता था। खुशी भी अपने कमरे में जाने लगी। उसे अरुण की बुआ अनीता जी ने रोक लिया। अनीता ताजी ने खुशी से थोड़े गुस्से में कहा, डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता, तो तुम क्यों उसे ठीक करने के पीछे पड़ी हो और अपना टाइम वेस्ट कर रही गई। खुशी ने अनीता जी से कहा, मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है, कहाँ टाइम वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। आप मेरी फिक्र मत करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप मुझे बहुत कमजोर लग रही हैं। इतना बोलकर खुशी वहां से जाने लगी। अनीता जी ने उसे रोकाते हुए कहा, कितने पैसे मिले तुम्हें उसे ठीक करने के लिए? मैं तुम्हें उससे दुगने दूंगी। बस तुम्हें उसका इलाज बंद करके यहां से जाना होगा। खुशी ने कहा, मैं तो उन्हें ठीक किए बिना कहीं नहीं जाने वाली और आपका पैसा आप ही रखे। मुझे मेरी फी पहले ही मिल चुकी है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। यहां अनीता जी और मानसी की बातें आदित्य ने सुन ली थीं। उसे खुशी का ऐसे जवाब देना पसंद आ गया। वो अरुण के कमरे में चला गया। खुशी के आने का वक्त हो गया था। अरुण कुछ फाइल्स देख रहा था। खुशी अपना सामना लेकर अपने वक्त पर आ गई। अरुण व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। खुशी ने आदित्य से कहा, मैं इनका इलाज शुरू कर सकती हूं क्या? आदित्य ने हाँ मैं जवाब दे दिया। खुशी अरुण के पास चली गई। अरुण ने पहले से ही शॉर्ट पैंट पहन ली थी और अपना काम कर रहा था। खुशी ने अपने हाथों पर मालिश का तेल लिया। वो अरुण के पैरों को तेल से मसाज देने लगी। खुशी के गर्म मुलायम हाथ अरुण के पैरों को मानो जैसे गुदगुदी कर रहे हों। खुशी के हाथों का स्पर्श बहुत मुलायम था और वो बहुत अच्छे से मालिश कर रही थी। सुबह खुशी ने ग्लव्स पहने थे, इसलिए अरुण को उसके नरम और कोमल हाथों का स्पर्श नहीं हुआ था। लेकिन अब तो मानो अरुण उस एहसास में कहीं खो गया था। खुशी को लगा शायद अरुण उसके हाथों को फील कर रहा है। खुशी ने कहा, क्या आपको कुछ फील हो रहा है? खुशी के बातों से अरुण अपने ख्यालों से बाहर आ गया और ना मैं सिर हिलाया। खुशी ने अपने हाथों की ताकत को बढ़ाया। खुशी के हाथ अब थोड़ी तेजी से अरुण के बॉडी पर चलने लगे। धीरे धीरे खुशी ने अपने हाथ ऊपर चलाना शुरू किए। जैसे जैसे खुशी के हाथ उसके पैरों से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, अरुण की भी बेचैनी बढ़ रही थी। अरुण को बहुत अजीब लग रहा था। आदित्य ने भी यह नोटिस कर लिया। आदित्य ने इशारे अरुण को पूछा, क्या इसे मालिश करने से रोकूं? अरुण ने भी उसे हाँ कहा। आदित्य ने खुशी से कहा, आप थोड़ा आराम करें और इन्हें भी थोड़ा आराम दें। खुशी ने कहा,
ठीक है, मैं आप लोगों को 15 मिनट का रेस्ट देती हूँ। खुशी ने आदित्य को वॉशरूम कहा है पूछा और वॉशरूम में अपने हाथ धोने चली गई। खुशी के जाने के बाद आदित्य ने अरुण से कहा, क्या हुआ? अरुण ने आदित्य से कहा, उसे कहो ग्लव्स पहनकर मसाज करें। उसके हाथों की गर्माहट और उसके छूने से मेरी बॉडी में अजीब सी बेचैनी हो रही है। आदित्य ने हंसकर कहा, किस प्रकार की बेचैनी हो रही है आपको? अरुण ने गुस्से से आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, समझ गया आपको कैसी बेचैनी हो रही है। अगर आप चाहो तो उसके साथ वो सब कर सकते हो, वैसे भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरुण ने गुस्से से आदित्य से कहा, चुप हो जाओ। आदित्य ने कहा, मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन उसका क्या? वह कब तक चुप बैठ पाएगा? वैसे तो पहली बार आपके साथ ऐसे हुआ है कि किसी के छूने भर से ही आपकी बॉडी में हरकत हुई है। अरुण ने कहा, अब चुप हो जा, आगे का आगे देखेंगे। आदित्य चुप हो गया। खुशी भी वॉशरूम से हाथ धोकर बाहर आ गई। आदित्य अरुण को लेकर बालकनी में चला गया। अरुण ने थोड़ी खुली हवा ली और खुद को शांत कर लिया। 10 मिनट बाद दोनों अंदर आ गए। खुशी में फिर से मसाज की तैयारी कर ली थी। आदित्य ने खुशी से कहा, प्लीज आप ग्लव्स पहनकर मसाज कीजिए। खुशी ने आदित्य को देखते हुए कहा, ग्लव्स पहनने से तो अच्छा है हाथों से मसाज करना। इससे हाथों की गर्माहट के वजह से जल्दी पेशेंट रिकवर होता है। खुशी के बाद अरुण ने उसे गुस्से से कहा, तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो, अपने दिमाग मत दौड़ावो। खुशी ने पहली बार अरुण की आवाज सुनी थी। खुशी तो अरुण के गुस्से वाले आवाज से तो काफी डर गई। खुशी की पूरी बॉडी कांपने लगी। उसने जल्दी से अपने हाथों में ग्लव्स पहन लिए। खुशी ने अपने हाथों में मसाज ओनाइल लिया। उसने मसाज ओनाइल को अरुण के पैरों पर लगाया और फिर से मसाज करने लगी, पर इस बार खुशी के हाथ कांप रहे थे। अरुण ने उसके कांपते हाथों को महसूस किया। अरुण तो मन में बहुत खुश हो रहा था। उसे खुशी की ऐसी हालत पर हंसी आ रही थी। खुशी डर डर के अरुण के पैरों की मालिश कर रही थी। पैरों की मालिश होने के बाद खुशी ने डरते हुए आदित्य से कहा, पैरों की मालिश हो गई है, अब इनके कमर की मालिश करनी है, इन्हें बेड पर लिटाएं। आदित्य ने अरुण को बेड पर लिटाने से पहले अरुण की इजाजत ली। अरुण ने आदित्य को इजाजत दी। आदित्य ने खुशी से कहा, मेरी हेल्प करो इन्हें बेड पर लिटाने में। खुशी ने आदित्य की हेल्प कि अरुण को बेड पर लिटाने। अरुण को लिटाने के बाद खुशी भी बेड पर चढ़ गई। आपको कहानी पसंद आई होगी। एक और कहानी आपके लिए। जुनून की आग हर किसी को तबाह कर देती है, जिससे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक कहानी है आर्या मल्होत्रा और कबीर रॉय की। दोनों एक होटल में मिलते हैं। दोनों भी बिल्कुल एक दूसरे से अनजान, पर उसे होटल में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कबीर के सिर पर आर्या को पाने का जुनून छा जाता है। कबीर आर्या को पाने की हर एक कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि आर्या शादीशुदा है। आर्या की शादी का सच जानने के बाद क्या करेगा कबीर उसके साथ? क्या आर्या को पाने का जुनून भड़का देगा दिल की आग? जानने के लिए पढ़ते रहे। पसंद आई तो जाकर जरूर पढ़े। जुनून की आग लाइब्रेरी में मिल जाएगी। खुशी ने अपने हाथों से अरुण की शर्ट ऊपर कर ली। खुशी को बहुत अजीब लग रहा था अरुण के ऐसे शर्ट ऊपर करना। अरुण ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं। खुशी ने अपने हाथों में तेल ले लिया और अरुण की मालिश करने लगी। खुशी के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और उसके हाथ भी अरुण के बॉडी पर कांप रहे थे। अरुण उसके कांपते हाथों को अपनी बॉडी पर महसूस कर रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था। अरुण को मालिश से बहुत अच्छा लग रहा था। वो वहीं मालिश करते सो गया। खुशी ने अपनी मालिश खत्म कर ली और आदित्य से कहा, आप इन्हें सीधा करके लीटा दीजिए, मैंने अपना काम पूरा किया है। आदित्य ने अरुण को आवाज दी, पर अरुण ने जवाब नहीं दिया। आदित्य ने फिर से आवाज दे दिया। इस बार भी अरुण ने जवाब नहीं दिया। आदित्य ने खुशी से कहा, लगता है सर सो गए। खुशी ने कहा, ठीक है, सोने दो इन्हें ऐसे ही। इतना कहाकर वो वहां से चली गई। खुशी के जाने के बाद आदित्य ने अरुण को ब्लैंकेट ओढ़ाया और डोर क्लोज कर लिया और वहां से अपने कमरे में चला गया। खुशी अपने कमरे में आ गई थी, पर उसके दिलों के धड़कन बहुत तेज थी। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। वो तो अपने ही सपनों में खोई हुई थी। वो बेड पर लेटकर खुले आंखों से सपने देखने लगी। उसके सपने में वो अरुण के बॉडी की मालिश कर रही है।
मालिश करते समय अरुण ने उसका हाथ खींचा और उसे बेड पर लिटाया और उसे किस करने लगा। वो अपने सपने से हकीकत में आती उससे पहले ही उसे अलार्म की आवाज सुनाई दी। आदित्य के जाने के बाद चोरी छुपे उस कमरे में को ही आ गया। उसने देखा अरुण सो गया है। उसने उसे मारने के लिए छुरा निकाला। वो अरुण को मारने ही वाला था कि उससे पहले रूम में अलार्म बजाने लगा। अरुण के कमरे के साथ साथ खुशी और आदित्य के कमरे में अलार्म बजने लगा। अलार्म की आवाज से आदित्य दौड़ते हुए अरुण के कमरे में पहुंचा। उसने डोर खोल के देखा, अंदर कोई नहीं था, बस जमीन पर खून लगा चाकू था। उसने अरुण के पास जाकर देखा, अरुण एकदम ठीक था और वो भी उस अलार्म से जग चुका था। आदित्य ने देखा कमरे की खिड़की खुली है। उसने खिड़की से नीचे देखा, उसे कोई नहीं दिखा। अरुण ने आदित्य से कहा, वो भाग गया है। अरुण की बात सुनकर आदित्य ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या आपने उसे देखा? अरुण ने अपना सिर न मैं हिलाया। यहां अलार्म की आवाज से खुशी भी डर गई थी। वो अपने कमरे से बाहर आ गई। उसने देखा अरुण के कमरे का डोर खुला है। वो उस तरफ चली गई। कमरे में अरुण और आदित्य बात कर रहे थे। आदित्य ने उसे वहां देखा और कहा, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? खुशी ने कहा, मेरे खिड़के के पास कोई था और अलार्म भी बज रहा था। आदित्य ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। आदित्य ने अरुण को व्हीलचेयर पर बिठाया। वो उसे वहां अकेला नहीं छोड़ने वाला था। वो उसे लेकर खुशी की कमरे की ओर चला गया। कमरे में जाने के बाद उसने खिड़की खोलकर देखा, वहां कोई नहीं था, पर खिड़की पर किसी के जूतों के निशान थे। आदित्य ने कहा, लगाता है जो भी था वो शायद गार्डन के रास्ते से आया था, तभी ये मिट्टी यहां है। खुशी ने कहा, कौन था? आदित्य ने कहा, मैं जल्दी उसका पता लगा लूंगा, तब तक चौंकाना रहना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। आदित्य के बातों ने खुशी को पूरी तरह डराया था। खुशी ने कहा, वो अलार्म क्यों बजा था? आदित्य ने कहा, वो सिक्योरिटी अलार्म है। अगर सर के कमरे में कोई भी चोरी छिपे घुसकर आता है तो तब ये उसके पास वाले कमरों में बजता है। खुशी समझ गई अरुण के बाजू वाला कमरा उसका था, इसलिए वो अलार्म बजा था। आदित्य और खुशी बातें कर रहे थे, पर अरुण का सब ध्यान खुशी पर था। वो खुशी को ही देख रहा था। खुशी ने नाइटी पहनी थी। नाइटी की वजह से उसके बॉडी का वो पार्ट उभर कर सामने आया था और अरुण उसे देखे बिना नहीं रह पा रहा था। वो पार्ट उसे खुशी की ओर अट्रैक्ट कर रहा था। उसका बहुत मन हो रहा था कि उसे छुए और उसे अपने दोनों हाथों से कसकर दबाए। अरुण की निगाहें उसके होठों की तरफ गईं। उसे उन होठों को किस करने का और काटने का मन करने लगा। खुशी अरुण के इन ख्यालों से बेखबर थी। आदित्य ने अरुण को ऐसे देखते हुए देखा। आदित्य ने अरुण के कंधे पर हाथ रखा। अरुण अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने आदित्य से कहा कि वो उसे यहां से लेकर चले। अरुण को खुद नहीं पता था कि उसे क्या हो रहा है। उसे कभी ऐसे गंदे ख्याल किसी लड़की के लिए नहीं आए, बल्कि कितनी लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहनकर उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। पर खुशी के लिए उसके अंदर ऐसे ख्याल क्यों आ रहे थे? उसे ये क्या हो रहा था? अरुण ने अपना सिर झटका। अरुण को ऐसे करते हुए आदित्य ने देखा। आदित्य ने कहा, क्या हुआ? अरुण ने कहा, उस लड़की को मुझे से दूर रहने के लिए कहो, दादी से कहा कर उसे मुंबई भेज दो। आदित्य ने कहा, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ गलती हुई है उससे? अरुण ने कहा, तुम्हें जितना कहा है उतना करो। आदित्य अरुण के पैरों के पास बैठ गया। उसने अरुण के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहा, क्या बात है, आप मुझे बताओ। अरुण ने कुछ जवाब नहीं दिया। आदित्य ने अपनी सॉफ्ट आवाज में कहा, भाई आप मुझे बताइए क्या हुआ है, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूं। अरुण ने एक लंबी सांस ली और आदित्य को कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, पर जो भी हो रहा है वो इस लड़की के वजह से हो रहा है। इतना कहकर अरुण शांत हो गया। आदित्य को फिक्र होने लगी कि उस लड़की के वजह से भाई को क्या हो रहा है। आदित्य ने उन दोनों की खामोशी को तोड़ते हुए कहा, क्या हुआ है आपको? क्या किया है उस लड़की ने? अरुण ने कहा, पता नहीं, पर कुछ तो है उसमें, मैं उसकी ओर खींच रहा हूं। मेरे अंदर उसके लिए गंदे ख्याल आ रहे हैं। आदित्य ने कहा, यह तो अच्छा है ना, आपको कभी भी किसी भी लड़की के लिए ऐसे ख्याल आते हुए नहीं देखे। अरुण ने कहा, तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह कह रहे हो कि यह तो अच्छा है। आदित्य ने कहा,
देखो भाई, हर किसी को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पार्टनर चाहिए होती है। इसीलिए कोई शादी करता है तो कोई अपने लिए गर्लफ्रेंड बनाता है, तो कोई पैसों से सब खरीद लेता है। अगर वो आपकी जरूरत है तो आप इनमें से एक कर सकते हो। अरुण ने कहा, अपनी बकवास बंद कर लो। वो एक डॉक्टर है और मैं एक बिजनेसमैन, हम दोनों के ख्याल कभी नहीं मिलेंगे और तुम जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हो। आदित्य ने कहा, भाई आप भी क्या सोच रहे हो? अगर दिल मिल गए तो क्या बिजनेसमैन और क्या डॉक्टर। आदित्य के बातों पर अरुण हंसने लगा और उसने कहा, तुम अब बहुत बड़े हो गए हो, लगाता है इतनी बड़ी बातें करने लगे। एक काम करते हैं, हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। शादी की बात सुनते ही आदित्य ने कहा, आप मेरी शादी की तो बात ही मत करो। जब तक आप शादी नहीं कर लेते मैं भी शादी नहीं करूंगा। अरुण ने कहा, इस हालत में मेरे साथ कौन शादी करेगा? तुम क्यों मेरे वजह से अपनी खुशी कुर्बान कर रहे हो? आदित्य ने कहा, भाई मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और आप मेरे लिए शादी जरूर करेंगे, और वो भी इसी साल, मुझे यकीन है। अरुण मुस्कुराया और कहा, कभी अपने बारे में भी सोच लो। हर वक्त मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और जितना जल्दी हो सके दादी जिसे बात करके उस लड़की को मुंबई भेज दो। आदित्य ने कहा, आप ही बात करें दादी, जिसे वो मेरी बात नहीं सुनेगी। अरुण ने कहा, ठीक है, मैं सुबह दादी जी से बात करूंगा। जाओ, अब जाकर सो जाओ। आदित्य ने अरुण को उसके कमरे में छोड़ा और जाकर अपने कमरे में सो गया। यहां खुशी बहुत डरी हुई थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि सो जाए। उसने अपनी रूम की सभी लाइट ऑन रखी थी और सब खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लिए थे। फिर खुशी जाकर अपने बेड पर सो गई। उसे जल्दी से नींद नहीं आई, पर कुछ देर बाद वो सो गई। अगली सुबह खुशी अरुण को ट्रीटमेंट देने के लिए आई। उसने मसाज के साथ उसके पैरों की एक्सरसाइज करके ली। अरुण ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिससे वो उसके तरह अट्रैक्ट ना हो पाए। वो इसमें सक्सेस भी हो गया। खुशी ने अपनी ट्रीटमेंट पूरी की और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आदित्य ने उन सब से कहा, सब लोग सतर्क रहे, कल हमारे यहां कोई घुस आया था। मैंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, फिर भी आप चौंकने रहे। सब लोगों ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया। सब लोगों का नाश्ता होने के बाद अरुण ने दादी से कहा, मुझे आपसे बात करनी है, क्या आप मेरी स्टडी में आ सकती हैं? दादी ने उसे हाँ मैं जवाब दे दिया। अरुण अपना नाश्ता खत्म करके अपने स्टडी में चला गया। अरुण के जाने के बाद दादी जी भी अपना नाश्ता खत्म करके अरुण के स्टडी में चली गई। दादी जी ने देखा अरुण कुछ काम कर रहा है। उन्होंने उसे आवाज दी। अरुण ने भी दादी को देखा और अपना काम वहीं पर रोक दिया। अरुण ने दादी को सोफे पर बैठने के लिए कहा। आदित्य पहले से ही वहां पर बैठकर कुछ फाइल देख रहा था। दादी उसके पास जाकर बैठ गई। अरुण अपनी व्हीलचेयर को ढकेलते हुए दादी के पास आ गया। उसने दादी से कहा, उस डॉक्टर को फिर से मुंबई भेजना चाहिए। अरुण की बात सुनकर दादी ने कहा, क्या हुआ? वो तुम्हारा अच्छे से इलाज नहीं कर रही है क्या? अरुण ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर पर किसी को जान का खतरा रहे, क्योंकि रात को जो शख्स हमारे घर में घुस आया था वो उसके खिड़की से नीचे गया है। दादी ने कहा, मैं एक काम करती हूं, उसे तुम्हारे कमरे में शिफ्ट होने के लिए कहती हूं, इससे उसके जान का खतरा नहीं रहेगा। अरुण ने कहा, मेरे कमरे में क्यों? दादी ने कहा, तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत कड़क है और वो तुम्हारे साथ में उसे भी प्रोटेक्ट करेगी। तुम्हारे साथ रहेगी तो वो तुम्हारा इलाज भी अच्छे से कर पाएगी। यहां अरुण ने क्या सोचा था और उसके साथ क्या हो रहा है? आदित्य को अरुण की हालत देखकर हंसी आ रही थी। वो तो अरुण के सीन चवेशन का मजा ले रहा था। अरुण ने कुछ सोचा और कहा, वो मेरे कमरे में घुसाया था, मेरी सिक्योरिटी मुझे ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाई तो उसे कैसे करेगी? दादी ने थोड़े गुस्से से कहा, वो 2 महीने कहीं नहीं जाने वाली। मैंने उसे 2 महीने का वक्त दिया है, इसलिए तुम उसे यहां से भगाने का प्रयास छोड़ दो। अरुण चुप हो गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा। दादी जी ने कहा, अगर तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात हो गई हो तो क्या मैं खुशी से मिलने जाऊं? मुझे उससे अपडेट लेना है तुम्हारी सेहत का। अरुण ने अपना सिर हाँ मैं हिलाया। दादी जी अरुण के कमरे से खुशी के कमरे में चली गई। खुशी अपना बुक पढ़ने में बिजी थी। उसने दादी जी को आते हुए खड़ी हो गई।
दादी जी ने खुशी से कहा, क्या कर रही हो? खुशी ने दादी जी से कहा, कुछ नहीं, बस बुक्स पढ़ रही थी। दादी जी खुशी के बात पर मुस्कुराए और कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। देखा और एकदम से खुशी ने अपने बुक को टेबल पर रख दिया और दादी जी की तरफ देखा और कहा, बोलिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? दादी जी ने कहा, मुझे अरुण के तबीयत के बारे में तुमसे पूछना था, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं? खुशी ने कहा, अभी तो सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं, हमें 1 हफ्ते तक वेट करना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि माँ जो ट्रीटमेंट उन्हें दे रही हूं वो उन पर असर कर रहा है या नहीं। दादी जी ने कहा, ठीक है, तुम अपना काम करो, वैसे तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? दादी जिनके मुंह से अपने माँ के बारे में सुनकर खुशी चौंक गई। उसने दादी जी से कहा, आपको कैसे पता मेरे माँ के बारे में? दादी जी ने कहा, तुम्हें क्या लगाता है? तुम्हारे बारे में बिना जाने मैंने तुम्हें यहां लाया है। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया है। मैं ऐसे ही किसी लड़की को अरुण की जिम्मेदारी नहीं दे सकती। खुशी ने कुछ नहीं कहा और बस उनकी तरफ देखती रही। दादी जी ने फिर से उसे कहा, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत लगे तो तुम मुझसे मांग सकती हो। खुशी ने बस अपना सिर हां में हिलाया। दादी जी वहां से चली गई। दादी के जाने के बाद खुशी ने अपने पापा को कॉल लगाया। आज खुशी के मां का ऑपरेशन होने वाला था। खुशी सुबह से उसके पापा को कॉल कर रही थी, लेकिन उसके पापा उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। खुशी ने फिर से एक बार अपने पापा को कॉल लगाया। इस बार उसके पापा ने उसका कॉल रिसीव किया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, खुशी ने कहा, पापा, मां कैसी है और ठीक है ना? उनका ऑपरेशन हो गया। खुशी के पापा ने कहा, तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक है और ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया। खुशी को यह सुनकर थोड़ी राहत मिल गई। उसने कहा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं और मां का अच्छे से ख्याल रखें। खुशी के पापा ने कहा, डॉक्टर कह रहे थे कि उनका का आगे का इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए पैसे चाहिए। खुशी ने कहा, कितने पैसे की जरूरत है? किशोर जी ने कहा, 10 लाख की जरूरत है। हॉस्पिटल का खर्चा और मेडिसिन का बिल मिलकर 10 लाख के करीब लग जाएंगे। खुशी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूं और आपको शाम तक पैसे भेजती हूं। इतना कहकर उसने कॉल रख दिया। कॉल रखने के बाद खुशी सावित्री जी के पास चली गई। सावित्री जी ने खुशी को सिर्फ 20 लाख रुपए दिए थे, उसे उनसे अभी भी 10 लाख रुपए लेने बाकी थे। ऊपर से सावित्री जियों से 2 महीने बाद जब इलाज खत्म हो जाएगा तब देने वाली थी, लेकिन उन पैसों की खुशी को अभी जरूरत थी। खुशी सावित्री जी के कमरे में चली गई। सावित्री जी अपना कुछ काम कर रही थीं। उन्होंने खुशी को उनके कमरे में देखा और कहा, तुम यहां, तुम्हें कुछ काम था? खुशी ने कहा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे अपनी मां को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। सावित्री जी ने कहा, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? खुशी ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। यह सुनकर सावित्री जी अपने जगह से उठ गई और उन्होंने अलमारी खोली और अलमारी में से नोटों की गड्डियां बाहर निकाली और उसे खुशी को दे दिया और कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारी सारी फी दे दी है, अब तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। खुशी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से जाने की इजाजत ली। खुशी अपने कमरे में आई, उसने अपना बैग लिया और उसमें सारे पैसे डाले और घर को बैंक के लिए निकल गई। उसने बैंक में जाकर सारे पैसे अपने पापा के अकाउंट में भर दिए। उसका सारा काम हो चुका था, उसके पास अभी भी बहुत वक्त था। खुशी ने सोचा कि वह घर से बाहर आ गई है तो थोड़ा दिल्ली घूम ले, वैसे भी पूरा दिन घर में उसे बोर होता है। खुशी ने सबसे पहले उसके आसपास में खाने की चीजें हैं वह देखना शुरू किया। उसे बहुत भूख लगी थी। उसे रास्ते के किनारे एक गोलगप्पे की गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी के पास चली गई। उसने गोलगप्पे वाले भैया को 2 प्लेट पी के गोलगप्पे लगाने के लिए कहा। गोलगप्पे वाले भैया ने जल्दी से उसके लिए गोलगप्पे लगाए। खुशी ने एक एक करके पूरी 2 प्लेट खत्म कर ली। गोलगप्पे की प्लेट खत्म होने के बाद खुशी के पेट को थोड़ी राहत मिल गई, लेकिन उसका पेट अभी भी भरा नहीं था। लेकिन मासी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने 2 प्लेट में ही अपने पेट को शांत किया। गोलगप्पे खाने के बाद खुशी दिल्ली की सड़कों पर घूमने लगी और दिल्ली शहर को देखने लगी। खुशी ने जितना हो सके उतना पैदल दिल्ली घूमी।
जब वो घूम घूम कर थक गई तब उसने टैक्सी की ओर रायजादा हाउस के लिए निकल गई। 10 मिनट में वो रायजादा हाउस पहुंच गई। अब शाम के 5 बजे थे। खुशी अपने कमरे में चली गई और फ्रेश हो गई। फ्रेश होने बाद उसने अपने खुद के लिए कॉफी बनाई। खुशी कॉफी लेकर बालकनी में चली गई। उसने देखा अरुण भी अपने बालकनी में बैठकर कॉफी पी रहा था। खुशी की नजरें उसके ऊपर गई। वो भी खुशी की तरफ ही देख रहा था। जब वो बालकनी में आया था उसकी नजरें आपो आप खुशी के बालकनी की तरफ गई थी। तभी वहां खुशी आई और उसने देखा कि अरुण उसकी ओर ही देख रहा है। अरुण ने देखा खुशी उसी को देख रही है तो अरुण ने अपनी निगाहें फेर ली। खुशी ने भी अपनी नजरें हटाई और अपनी कॉफी पीने लगी। अरुण कॉफी पीते हुए अपने ऑफिस के काम कर रहा था। अरुण ने अब खुशी की ओर देखना बंद कर दिया। यहाँ खुशी भी कॉफी पीते पीते अपनी बुक्स पढ़ने लगी, पर खुशी का आज पूरा ध्यान बुक्स पढ़ने में नहीं था। वह बार बार चोरी छुपे अरुण को देख रही थी। खुशी बहुत देर से अरुण को देख रही थी। अरुण ने भी एक नोटिस कर लिया कि खुशी उसे काफी देर से देख रही है। अरुण बस खुशी को इग्नोर कर रहा था। कुछ देर बाद अंधेरा हो गया। अब मासी को अरुण अच्छे से नहीं दिख रहा था। खुशी ने अपनी नजरें अरुण के ऊपर से हटाई और बुक लेकर अंदर चली गई। खुशी के जाने के बाद अरुण ने चैन की सांस ली। खुशी अपने रूम में जाकर फ्रेश हो गई। अरुण भी आदित्य के साथ अपने कमरे में चला गया और वह भी फ्रेश हो गया। कुछ देर बाद खाना लगने वाला था। दोनों फ्रेश होकर खाना खाने के लिए नीचे डाइनिंग एरिया में आए। खुशी ने अरुण को आते हुए देखा और अपनी नजर झुका ली। अरुण ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह जाकर अपने जगह टेबल पर बैठ गया। खुशी ने भी अपने लिए एक कुर्सी खींची और वह भी उसके ऊपर जाकर बैठ गई। आज चाइनीज खाना बनाता जो खुशी का फेवरेट था। खुशी ने पेट भर कर चाइनीज खाना खाया। आदित्य और अरुण से खाना खाते हुए चोरी छुपे देख रहे थे। आदित्य को लगा था कि यह आज भी एक खाना नहीं खाएगी। अरुण तो खुश लग रहा था। वह तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसका ध्यान खुशी के ऊपर नहीं है, पर वह चोरी छुपे खुशी को देख रहा था। खुशी को तो इन सब की कोई खबर नहीं थी। वह तो अपना खाना खाने में बहुत बिजी थी। लेकिन अरुण कैसे देखते हुए किसी और ने देख लिया था, और जिसने भी देखा था वो आदित्य था। आदित्य यह देखकर बहुत खुश हो गया। आदित्य ने खुद से कहा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इन दोनों को मिलाने के लिए, नहीं तो यह कभी दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। सब लोगों ने अपना अपना खाना खत्म कर लिया। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। खुशी भी खाना खत्म करके अपने कमरे में चली गई। आदित्य अरुण को लेकर थोड़ी देर गार्डन में चला गया। खुशी ने अपने कमरे में जाकर अपने पापा को कॉल किया, ये जानने के लिए कि उन्हें पैसे मिले या नहीं। लेकिन खुशी के पापा ने मानसी का कॉल नहीं उठाया। खुशी ने दोबारा कॉल लगाया। इस बार किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। खुशी ने फिर से एक बार कॉल लगाई, लेकिन इस बार नंबर बंद आ रहा था। खुशी लगातार अपने पापा को कॉल लगाती रही, लेकिन उसके पापा का नंबर बंद आ रहा था। खुशी ने उसके बहन का नंबर ट्राई किया, लेकिन वह भी बना रहा था। उसके बाद उसने अपने माँ का मोबाइल ट्राई किया, वह भी बंद आ रहा था। खुशी के समझ में नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। सबके मोबाइल क्यों बंद आ रहे हैं। खुशी ने आनंद को फोन किया। आनंद ने जल्दी से खुशी का कॉल रिसीव किया और कहा, बोलो क्या बात है, कैसे याद किया। खुशी ने कहा, मैं मेरे फैमिली वालों का कॉल ट्राई कर रही हूँ, लेकिन किसी का भी कॉल नहीं लग रहा है। क्या तुम जाकर देख सकते हो क्या बात है। आनंद ने कहा, ठीक है, मैं जाकर देखता हूं, आखिर क्या बात है, क्यों किसी का कॉल नहीं लग रहा है। कार्तिक हॉस्पिटल से जहां खुशी की मां एडमिट थी उस हॉस्पिटल में पहुंच गया। उसने वार्ड में जाकर देखा, लेकिन वार्ड में कोई नहीं था और खाली था। आनंद ने रिसेप्शनिस्ट पूछा। उसने बता दिया कि उन्हें कल ही डिस्चार्ज किया गया है। आनंद ने कहा, उनकी तो सर्जरी हुई थी, आप उन्हें इतनी जल्दी कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, उनकी सर्जरी छोटी थी और उन्हें यह हॉस्पिटल ज्यादा महंगा लग रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि हम दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो रहे हैं। आनंद ने कहा, उन्हें कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। रिसेप्शन वाली लड़की ने कहा, वह तो हमें नहीं बताया, बस उन्होंने हॉस्पिटल का बिल पे किया और उनके खुद के गाड़ी से चले गए। आनंद ने कहा, क्या आप उनके बिल की रिसिप्ट मुझे दिखा सकती है। रिसेप्शनिस्ट ने सारे बिल आनंद को दिखाए। आनंद ने सारे बिल देख लिए। आनंद ने जब बिल देखे तब वह तो शॉक हो गए। बिल पर बस 1 लाख ही थे। आनंद रिसेप्शन वाली लड़की से कहा,
उनका बिल बस 1 लाख की हुआ था। रिसेप्शन वाली लड़की ने कहा, ऑपरेशन छोटा था इसलिए बिल कम है। आनंद अब कुछ गड़बड़ लगने लगी। आनंद खुशी के घर गया, लेकिन उनका घर तो बंद था और बाहर से लॉक था। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर पूरा घर खाली था। आनंद ने जल्दी से खुशी को कॉल किया। जैसे ही खुशी में कॉल उठाया और आनंद ने कहा, पता किया तूने क्या हुआ, कहां हैं वो लोग? आनंद ने कहा, वह लोग कहां हैं यह तो मुझे नहीं पता, पर यह जो हुआ और उससे तो यही लगता है कि तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। खुशी ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आनंद ने कहा, तुम्हारे फैमिली वाले पैसे लेकर भाग गए हैं और उनका हॉस्पिटल का बिल सिर्फ 1 लाख हुआ है। उन्होंने तुमसे झूठ कहा है, कोई बड़ी सर्जरी नहीं हुई और वह अपना सारा सामान लेकर यहां से चले गए हैं। घर भी पूरा खाली है। मैं अभी तुम्हारे घर के सामने ही खड़ा हूं। खुशी ने कहा, यह हो नहीं सकता, यह तुम क्या कर रहे हैं? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। आनंद ने खुशी को समझाते हुए कहा, मैंने खुद देखा है, सब जगह पर हो कहीं नहीं है। तुम्हें मेरी बात का विश्वास करना होगा, नहीं तो तुम खुद आकर देखो। आनंद की बात सुनकर खुशी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। खुशी जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेती है। खुद को संभालने के बाद खुशी आनंद से कहती है, ठीक है, तुमने जो भी इंफॉर्मेशन दी मैं उसके बारे में पता करूंगी, अब तुम अपने काम में जा सकते हो। इतना कहकर मां से नहीं कॉल रख दिया। आनंद का खह रखने के बाद उसने अपने मां और पापा को फिर से कॉल किया, पर कोई कॉल नहीं उठाया। खुशी ने अपना मोबाइल साइलेंट कर दिया और उसे बेड पर फेंक दिया और वॉशरूम में चली गई। वो वॉशरूम में जाकर रोने लगी। खुशी बाथरूम में जाकर आधे घंटे से रो रही थी। रो करो अपने दुखों को हल्का कर रही थी। बहुत देर हो गई थी, लेकिन खुशी अभी तक अरुण के कमरे में नहीं गई थी। 9:10 हो चुके थे, लेकिन खुशी का अभी तक पता नहीं था। अरुण ने आदित्य से कहा, जा। अरुण ने आदित्य से कहा, जाकर देख कर आओ, ये क्यों नहीं आई अभी तक? आदित्य ने ना समझते हुए कहा, आप किसकी बात कर रहे हो? अरुण ने गुस्से से आदित्य की तरफ देखा और कहा, तुम्हें भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप उसको बहुत मिस कर रहे हो, तभी तो उसको बुलाने के लिए मुझे भेज रही हो। अरुण ने गुस्से से आदित्य को देखा। आदित्य जल्दी से रूम से बाहर गया और उसी दे खुशी के रूम में चला गया। आदित्य ने खुशी का डोर खटखटाया। खुशी अभी तक फ्रेश हो गई थी। वो वॉशरूम से बाहर आ गई थी। उसने खुद को शांत किया था और दोनों को ट्रीटमेंट देने के लिए ही बाहर निकल रही थी। आदित्य ने खुशी से कहा, सर आपको बुला रहे हैं, काफी देर हो गई है, आपको जल्दी चलना चाहिए। खुशी ने कहा, सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, कब वक्त हो गया, जब देखा तो 9 बजे थे, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होकर आ रही थी। खुशी की आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन वह दिखाना नहीं चाहती कि, इसलिए उसने अपने आंखें नीचे झुका ली थी और जल्दी जल्दी अरुण के कमरे में जाने लगी। अरुण एक चेयर पर बैठा हुआ था। उसने जैसे ही मानसी को देखा वह समझ गया है यह रो रही थी। समीर ने उसे कुछ नहीं कहा। खुशी ने अपना इलाज करना शुरू कर दिया, पर आज खुशी का मन काम में नहीं। आदित्य ने नोटिस कर लिया कर खुशी का ध्यान कहीं और है। उसने अरुण को इशारा करके पूछा, क्या करना है? अरुण ने कहा, इसे का है क्यों यहां से जाए। आदित्य ने खुशी को आवाज दे मानसिकता से आधे घंटे से अरुण के पैर के एक ही जगह मसाज कर रही थी। पहली बार खुशी ने आदित्य की आवाज नहीं सुनी। आदित्य ने फिर से उसे आवाज दी। इस बार खुशी ने पीछे पलटकर देखा। आदित्य ने खुशी से कहा, आप जाकर आराम कर लीजिए, मुझे लगता है आप ठीक नहीं हैं। खुशी को भी रेस्ट की जरूरत थी, इसलिए खुशी ने ज्यादा बहस नहीं की और आदित्य के कहने पर वहां से चली गई। खुशी के जाने बाद अरुण ने आदित्य से कहा, इसे क्या हुआ है? इसका मूड इतना ऑफ क्यों है और किन ख्यालों में गुम है? आदित्य ने कहा, पता नहीं, पर लगता है कोई सीरियस मैटर है, तभी तो इतना खोई हुई थी। देखने से तो ऐसा लगता है कि फैमिली मैटर होगा, मैं जाकर पता करता हूं। अरुण ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम उसके मैटर से दूर ही रहो, वह खुद सॉल्व कर लेगी। आदित्य ने कहा, ठीक है भाई, जैसा आप कहेंगे, मैं उसके मैटर में नहीं पड़ूंगा। इतना कहकर आदित्य अपना काम करने लगा। खुशी वहां से दौड़कर अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे का दरवाजा लगा दिया और अंदर होने लगी। उसकी रोने की आवाज बाहर भी आ रही थी।
सावित्री जी वहां से गुजर रही थी। उन्होंने खुशी की रोने सुनी। उन्होंने डोर नॉक किया। पहले खुशी ने दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने फिर से डोर नॉक किया। खुशी ने इस बार अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। अपने देखा उसके सामने सावित्री जी थी। उसने अपने आंसू को छुपा लिया और उनसे कहा, आपको कुछ काम था? सावित्री जी ने कहा, मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी। क्या कुछ हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है? तुम मुझे बता सकती हो? खुशी ने कहा, मुझे मुंबई जाना है, फैमिली इमरजेंसी है। सावित्री जी ने कहा, क्या हुआ है? खुशी ने कहा, वह मैं अभी आपको नहीं बता सकती। प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, मैं आने के बाद आपको सब कुछ बता दूंगी। सावित्री जी ने कहा, पर तुम अकेली नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे साथ कुछ लोगों को भेजती हूं और हमारे कॉन्ट्रैक्ट से भागने की बिल्कुल भी मत सोचना। खुशी ने कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन दीजिए, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। सावित्री जी ने अपने आदमी को कॉल किया और खुशी का मुंबई जाने का इंतजाम करने के लिए कहा। उस आदमी ने कुछ ही देर में जाने का इंतजाम कर लिया। खुशी ने भी अपनी जरूरत का सामान पैक कर लिया और उस आदमी के साथ चली गई। वो आदमी उसे लेकर एयरपोर्ट चला गया। उसने पहले से ही टिकट का इंतजाम कर लिया था। अगले फ्लाइट से मान से मुंबई जाने वाला था। खुशी उस आदमी के साथ फ्लाइट में बैठ गई। 2 घंटों में ही वह दोनों दिल्ली पहुंच गए। मुंबई में खुशी से ही उनके रहने के लिए होटल बुक किया गया था। वह आदमी उसे लेकर पहले होटल चला गया। होटल पहुंचने के बाद खुशी अपने रूम में चली गई। अब करीब सुबह के 4 बजे थे। खुशी ने 4 घंटे आराम करने की सोची। खुशी कुछ घंटों के लिए सो गई। खुशी की आंख सुबह 8 बजे खुली। जल्दी से बेड से उठ गई और नहाने चली गई। खुशी के साथ जो बॉडीगार्ड आया था वह कब से उठकर उसका बाहर आने का इंतजार कर रहा था। खुशी नहाकर कपड़े चेंज कर बाहर आ गई। उसने देखा कि बाहर बॉडीगार्ड उसका ही इंतजार कर रहा था। खुशी ने बॉडीगार्ड से कहा, सॉरी मुझे देर हो गई, आप लगता है बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हो। बॉडीगार्ड ने कहा, कोई बात नहीं, आप जल्दी चलो, हमें 2 दिन का वक्त मिला है, जो भी काम आपको करना है वह जल्दी जल्दी करें। खुशी ने बॉडीगार्ड से कहा, ठीक है चलो, हमें हॉस्पिटल जाना है। बॉडीगार्ड खुशी को लेकर उसने जो एड्रेस बताया था वहां पर चला गया। खुशी ने हॉस्पिटल में पूछताछ की। तब उसे खिड़की से अंदर जागा तो पूरा घर खाली था। घर में कोई भी नहीं था। ऐसे लग रहा था कि वह कोई रहता ही ना हो। पता चला कि उन्हें हॉस्पिटल से कब का डिस्चार्ज मिल चुका है। उसमें उसकी मां के सभी मेडिकल फाइल मंगवाई। उसमें उसने देखा कि एकदम सिंपल सा ऑपरेशन था और जिसके लिए बहुत कम पैसे लगे थे। उसे यह देखकर थोड़ा शॉक लगा, लेकिन उसे यह बात पहले से ही आनंद ने बता दी थी। लेकिन वह खुद देखना चाहती थी कि क्या सच है। जब उसने अपनी आंखों से देखा तो उसे सच का पता चल गया। उसने बॉडीगार्ड से कहा, मुझे आप मेरे घर लेकर चलो। उसने बॉडीगार्ड को अपने घर का एड्रेस दिया। बॉडीगार्ड से लेकर उसके घर चला गया। खुशी ने अपने घर जाकर देखा तो घर बंद था। उसने खिड़की से अंदर झांका, लेकिन मुझसे अंदर कुछ भी नहीं दिखा। घर पूरा खाली था, जैसे कि वह कोई नहीं रहता हो। उसने पड़ोस वाले लोगों से पूछा कि उसके माँ पापा कहाँ गए। पड़ोस वाले ने कहा, मुझे नहीं पता, बस आए, सामान पैक किया और चले गए। हमने पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। खुशी ने अपने सभी रिश्तेदारों को कॉल किया और उनसे पूछा, आप लोगों को पता है कि मेरे फैमिली वाले कहाँ हैं? सब रिश्तेदारों ने उसे नाम ही जवाब दिया। खुशी के माँ बाप ने किसी को भी नहीं बताया कि वह लोग कहाँ चले गए। खुशी को बस इस बात का डर था कि उसके फैमिली वालों के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, इसलिए वह दिल्ली से मुंबई पूछताछ करने के लिए आई थी। लेकिन आसपास वाले लोगों से बातें करने के बाद उसे पता चला कि वह लोग खुद यहां से चले गए हैं। पूरे 2 दिन हो उन लोगों को ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें उन लोगों का कोई भी पता नहीं चला। बस उसके हाथ निराशा ही लगी। दूसरे दिन हो आनंद से मिली। आनंद ने उसे समझाया, लगता है वह लोग तुमसे सिर्फ पैसे लेने के लिए झूठ बोल रहे थे और उन्हें जब पैसे मिले और लोग यह शहर छोड़कर चले गए। खुशी को भी अब आनंद के बाद पर यकीन होने लगा था। वैसे भी उसके घर वालों का भरता उसके साथ कुछ अच्छा नहीं था। सब लोग सोते लेते, लेकिन उसकी मां तो उसके असली मां थी। उसने भी उसके साथ ऐसा क्यों किया? खुशी बार बार बस यही सोच रही थी। आनंद से उसे कहा, अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अपनी एक नई शुरुआत करो और अपनी लाइफ को आप एंजॉय करो। खुशी ने भी हां में सिर हिलाया और वहां से होटल के लिए चली गई।
खुशी होटल आकर आराम करना चाहती थी, लेकिन उसे आराम कहाँ नसीब था। उसके दिमाग से यह बात जा ही नहीं रही थी कि उसके अपने फैमिली वालों ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है, जिनके लिए उसने इतना सब कुछ किया। उनके लिए हो तो दिल्ली गई थी, वह भी इतने बड़े मुश्किल में फंस गए, लेकिन उसके घर वालों को उसकी कोई फिक्र नहीं थी, इसलिए उसे अकेले छोड़कर पैसे लेकर भाग गए। खुशी ने अब ठान लिया था कि वह फिर कभी भी अपने फैमिली वालों का मुंह नहीं देखेगी और लौटकर कभी मुंबई वापस नहीं आएगी। आज अपनी सारी यादें यही मुंबई में छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली थीं। सिद्धार्थ का ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वही दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में जॉब करने वाली थी। उसने आप सोच लिया था। खुशी ने अपने आंखों में आए आंसू पूछ लिए और बैग पैक करने के लिए लिया। उसने बैग पैक कर लिया और रूम से बाहर आ गई। उसे अब दिल्ली के लिए निकालना था। उसके फैमिली वालों ने उसके साथ धोखा किया था, लेकिन उसने जिन लोगों से पैसे लिए थे उनका काम भी तो उसे पूरा करना था। उसके 2 दिन खत्म होने में अभी भी 5 घंटे बाकी थी, लेकिन वह अब मुंबई में ज्यादा देर रुकने नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने बॉडीगार्ड से कहा, चलो चले, मेरा यहां का काम खत्म हो गया है। बॉडीगार्ड ने भी हां में सिर हिलाया और वहां से जाने का इंतजाम कर लिया। दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए और अगली फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। खुशी ने भी अपनी सारे याद है मुंबई में ही छोड़ दी थी। वह आज से एक नई शुरुआत करने वाली थी। अब उसे अकेले ही जीना था और अकेले ही मरना था। यह सोचकर वह दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंचने के बाद बॉडीगार्ड मासी को लेकर विला के लिए निकल गया। उसने दादी जी को पहले कॉल करके बताया था कि वह लोग आ रहे हैं। जैसे ही वह लोग घर पहुंचे, दादी जी ने खुशी से कहा, क्या हुआ, तुम्हारे फैमिली वाली ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? खुशी ने दादी जी से कहा, अब मेरी कोई फैमिली नहीं है, और अपना बैग लेकर अपने कमरे में चली गई। दादी ने बॉडीगार्ड से पूछा कि मानसी को क्या हुआ, वह मुंबई में उसके साथ क्या हुआ था? बॉडीगार्ड ने मुंबई में जो भी हुआ वह सब दादी को बता दिया। दादी को बॉडीगार्ड की बात सुनकर खुशी के लिए बुरा लगा। दादी ने बॉडीगार्ड से कहा, उसके फैमिली वालों की छानबीन करो, बोलो कहां गए हैं और मुझे बताओ, फिर देखते हैं क्या करना है। इतना कहकर दादी जी अपने कमरे में चली गई। दादी जी के जाने के बाद बॉडीगार्ड अपने काम पर लग गया। उसने अपने सभी लोगों को कहा, क्यों लोग उसे खुशी के फैमिली की अपडेट दे। खुशी मां से सीधे अपने कमरे में चली गई थी। उसने वेबसाइट रखा और शावर लेने चली गई। वह बहुत थक गई थी। वह 2 दिनों से अच्छे से नहीं सोई थी। शावर लेने के बाद खुशी ने बिस्तर की तरफ देखा। उसे नींद आने लगी। बिस्तर पर जाकर लेट गई और अच्छे से सो गई। यहां बॉडीगार्ड ने अपने आदमियों से पता लगाया कि मानसिक की फैमिली इस वक्त कहां है। आरओ लोग क्यों दिल्ली छोड़कर चले गए। बॉडीगार्ड दादी जी के पास गया और उसने दादी जी से कहा, मैंने खुशी के फैमिली के बारे में पता किया है, और उनके सामने एक फाइल रख दी। दादी जी ने वह फाइल उठाई और उस फाइल को पढ़ने लगी। जैसे जैसे दादी जी फाइल पढ़ रही थी, उनके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। दादी जी ने पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ ली और फाइल को फाड़ कर फेंक दिया। बॉडीगार्ड ने दादी जी से कहा, अब क्या करना है? दादी जी ने कहा, तुमने जो भी इंफॉर्मेशन मंगवाई थी उसके बारे में तुम किसी से भी नहीं बोलोगे, और अरुण को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो पता नहीं वह उन लोगों का क्या हाल करेगा। बॉडीगार्ड ने कहा, क्या मैं इन सब के बारे में खुशी जी को बता दूं? दादी ने कहा, नहीं, वह परेशान हो जाएगी। वैसे भी वह पहले से परेशान है। उसे इसके बारे में कुछ मत बताओ। जब उसे पता चलना चाहिए तब वह खुद पता कर लेगी। इतना कहकर दादी जी ने बॉडीगार्ड को वहां से जाने के लिए कहा। बॉडीगार्ड भी वहां से चला गया। दादी जी ने उस फाइल के सभी कागज को जला दिया। यहां खुशी अपने कमरे में चली गई। खुशी ने अपना बैग रख दिया। बैग रखने के बाद मां से जाकर अपने बेड पर सो गए। अब सुबह होने में बस दिन 4 घंटे के बाकी थे। उसे अरुण का भी इलाज करना था। वह अरुण को जल्दी से ठीक करने के बाद वह अपनी लाइफ अपनी तरह से जीना चाहती थी। वह सोचते सोचते वहीं सो गई। खुशी के सोने के बाद उसके कमरे में कोई आया था। वह खुशी को सोते हुए देखकर उसके पास चला गया। उसने चेहरे पर हाथ फिराया और उसके बाद वहां से चला गया। मासी को इस बात की भनक भी नहीं लगी। अगली सुबह खुशी की आंख 6:30 पर खुल गई। पूजा करते हो गई और अरुण के कमरे में चली गई।
अरुण भी उठ चुका था। जैसे ही राशि बनाकर कमरे में चली गई, वैसे ही आदित्य वहां गया। आदित्य की नींद पूरी नहीं हुई थी, वो रात देर तक काम कर रहा था। अरुण ने आदित्य से कहा, तुम जाकर सो जाओ, हर वक्त मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी या कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, और अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, इसके लिए एक डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगी। अरुण की बात सुनकर आदित्य वहां से चला गया, पर अरुण के बात से मानसी डर गई। उसे समझ में आया प्रणव के कहने का क्या मतलब है कि आदित्य के जाने के बाद खुशी ने अरुण को बेड पर बिठा दिया। अरुण को बेड पर बैठाने के लिए उसने अरुण को कमर पर हाथ रखा था। वो अरुण बहुत करीब थी। उसे अरुण को अपने अपने इतने करीब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। अरुण का भी हाल कुछ ऐसा ही था। अरुण को मासी को अपने इतने करीब देखकर बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तेरे से उसे हर वक्त खुशी के करीब आने से फीलिंग आती थी। खुशी ने अरुण के पैरों की अच्छे से मालिश की। उसके बाद उसने पैरों की एक्सरसाइज करवाई। वो उसके पैरों की मालिश के बाद उसके कमर की मालिश करना चाहती थी। वो अपने फीलिंग को अब और कंट्रोल नाहिबकार पर रही थी। वो बाब वहां से जाना चाहती थी। खुशी जैसे तैसे करके अपने फीलिंग को कंट्रोल किया और अरुण की मसाज करने लगी। अपर्णा की धीरे धीरे मसाज कर रही थी। उसके हाथ प्रणाम की बॉडी पर धीरे धीरे चल रहे थे। अरुण के मन में अजीब सी फीलिंग थी। दोनों भी खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहे थे। खुशी ने बहुत जल्दबाजी में अपनी मसाज खत्म कर ली और उठने लगी, पर उसने जो उसका सामना बेड के पास रखा था उससे उसका पैर लड़खड़ाया और वो अरुण के ऊपर गिर गई। अरुण बेड था और खुशी उसके ऊपर गिर गई थी। पर्व ने उसे संभालने की कोशिश नहीं की और अपना हाथ जैसे थे वैसे ही रखे। खुशी ने देखा वो पूरी तरह पर्व के ऊपर गिरी हुई है। वो जल्दी से उठाने लगी, इससे पहले कि पर्व उसे कुछ कहता। खुशी ने पहले भी अरुण की गुस्से बाहरी आवाज सुनी थी और वो गुस्से वाली आवाज सुनना नहीं चाहती थी। वो जल्दी से उठाने लगी, पर जब वो नीचे गिरी थी तब उसके बाल अरुण के शर्ट के बटन में फंस गए। खुशी जैसे ही उठी फिर से अरुण के ऊपर गिर गई। उसने देखा कि उसके बाल पनाव के शर्ट के बटन में फंसे हैं। उसने उसे निकालने की कोशिश करने लगी, पर उसे बाल नहीं निकले। पनाव तो बस खुशी को ही घूर रहा था। खुशी ने अरुण की घूरती नजरों को जान लिया और जल्दी से अपने बाल छुड़वाने लगी। अरुण ने उसकी कोशिश को देखा और उसकी मदद करने की सोची। अरुण ने खुशी के हाथ पकड़े और वो उन्हें अपनी शर्ट से हटाया और अपने शर्ट के बटन ओपन किए, जिससे खुशी के बाल जल्दी से निकल गए। खुशी उठने ही वाली थी कि तभी उन दोनों के कान में एक आवाज पड़ी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।